हेलो, नमस्ते। तो जो गेट क्विक रीजन सीरीज चलाई थी उसका पहला वीडियो कर रहा था फ्लूइड मैकेनिक्स का। उसके कुछ एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज देखे थे और आज उसी सीरीज का दूसरा वीडियो है। इसमें सब्जेक्ट जो लिया गया है वो है फ्लूइड मशीन्स। फ्लूइड मशीन्स में लगभग सभी मशीन्स में क्या हो रहा है कि फ्लूइड आ रहा है, वो फ्लूइड आने से किसी मशीन पे इम्पैक्ट कर रहा है, उससे पावर जनरेट हो रही है, या फिर रिवर्स हो रहा है कि पावर हम दे रहे हैं उसकी वजह से फ्लूइड को पावर मिल रही है, वो हायर लेवल पे जा रहा है या फिर कोई दूसरा काम कर रहा है। खैर, अभी हम इसमें कुछ इम्पोर्टेंट्स फॉर्मूलाज को जल्दी से देखेंगे। जैसे कि पहला है इसमें इम्पैक्ट ऑफ जेट। तो ये कोई नोजल है, इस नोजल से जेट निकलता है विद ए वेलोसिटी v। ये v क्या है, ये वेलोसिटी। इसमें एक अजम्पशंस होता है कि ये प्लेट है, इस पर टकरा रहा है, तो अजम्पशन है कि इस प्लेट में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, तो ये जब एग्जिट होता है तब भी इसकी वेलोसिटी v ही रहती है। हालांकि कुछ मास इधर ट्रांसफर होगा, कुछ इधर। सपोज 10 kg पर सेकेंड आ रहा है तो 5 kg इधर, 5 kg इधर। ओके, ये प्लेट स्टेशनरी नहीं है। मैंने जनरल केस लिया कि ये प्लेट भी मूव कर रही है। प्लेट एट किसी एंगल पे है, थीटा पे, है ना। तो इसका फॉर्मूला ये आता है, आपको डेरिवेशन पता ही होगा कैसे करते हैं कि नॉर्मल फोर्स कितना होता है, न्यूटन सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो उससे करते हैं, ये आ जाता है। अब इसको याद रख सकते हैं, रो इज़ द डेंसिटी, रो ए इज़ द एरिया ऑफ द जेट। तो ये जो जेट आ रहा है सर्कुलर डायल का होगा, उसका जो एरिया होगा ए। वी माइनस यू, वी क्या है, वेलोसिटी जिससे जेट आ रहा है, यू क्या है, वेलोसिटी जिससे प्लेट मूव कर रही है, स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ये जर्नल केस है। इसमें आप थीटा को अगर 90 करो तो फ्लैट प्लेट, वर्टिकल प्लेट हो जाएगी, यू 0 करो तो स्टेशनरी प्लेट का होगा। तो आप इसको याद रख इसको याद रख सकते हैं। एक बार आपको नॉर्मल फोर्स पता चल गया तो उससे आप एक्स डायरेक्शन का फोर्स और वाई डायरेक्शन का फोर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जनरली हमें एक्स डायरेक्शन के फोर्स की ज़रूरत होती है, क्यों? क्योंकि फिर हम इस फोर्स से वर्क निकालते हैं, तो वर्क होता है एक्स डायरेक्शन का फोर्स इंटू एक्स डायरेक्शन में जिससे मूव कर रही है यू से, तो पी एक्स इंटू यू। तो ये वर्क डन आ जाता है पर सेकेंड, जिसको हम पावर भी बोलते हैं कि कितनी पावर जनरेट हो रही है। एनीवे, वो आप सबको पता ही है। तो ये इसमें आया। ये केस था फ्लैट प्लेट का। अब अगर फ्लैट प्लेट की जगह सेम केस, प्लेट मूविंग है विद ए वेलोसिटी यू, विद ए वेलोसिटी यू, बस ये कर्व्ड प्लेट है। कर्व्ड प्लेट पे क्या होगा, ये सेंटर पे जेट टकरा रहा है वी वेलोसिटी से, और ये यहाँ से एग्जिट हो रहा है। वेलोसिटी सेम रहेगी क्योंकि हमने माना है इस पे प्लेट पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। थीटा इसमें क्या है कि ये जो एंगल यहाँ से जेट आया और ये डिफ्लेक्ट हो गया, तो ये जो इसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन होगी इसके ब्लेड के एग्जिट पॉइंट पे, वो टेंजेंशियल डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन से जिससे इनिशियल आ रहा था, तो इसके बीच का एंगल थीटा होता है। तो ये थीटा, सिमिलरली ये थीटा की सिमेट्रिक ब्लेड माना है, और ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होता है। इनिशियल डायरेक्शन क्या थी जेट की, ऐसे आ रहा था, और लास्ट में किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो ये जो एंगल है वो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। एनीवे, इसमें जो फोर्स आएगा एक्स डायरेक्शन में उसका ही फॉर्मूला सेम इसके जैसा ही है, रो डेंसिटी ए एरिया ऑफ द जेट, वी माइनस यू, वी जेट की वेलोसिटी, यू इस प्लेट की वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से प्लेट मूव कर रही है, स्क्वायर इंटू 1 प्लस कोस थीटा। थीटा आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब यही तीसरा केस है कि अगर कोई व्हील है, कोई व्हील रोटेट कर रहा है और उसकी ब्लेड पे जेट यहाँ पे स्ट्राइक करता है। ये जेट है, जेट की वेलोसिटी v है, और ये ब्लेड जो है मूव कर रही होंगी ऐसे ऐसे, तो ये वेलोसिटी होगी u आप कैलकुलेट कर सकते हो पाई डी एन बाई 60 से। d इसका डायमीटर, n जिससे rpm जिससे रोटेट कर रहा है। तो इसमें जो नॉर्मल फोर्स आता है रो डेंसिटी ए वी इंटू वी माइनस यू। इन दोनों में अगर देखें तो डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि इसमें रो ए वी माइनस यू का स्क्वायर है, इसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि प्लेट बार बार चेंज होती रहती है। अपने थ्योरी में नहीं पढ़ाई होगा, जस्ट फॉर एक रिकैप आप देखिए कि ये होता है रो ए वी इंटू वी माइनस यू। उसके बाद आती है कुछ एफिशिएंसीज, जिनमें पहली है हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या है कि पानी आके टकराया, वाटर के टकराने से रनर मतलब ये जो रोटर है इसको कुछ पावर जनरेट करी इसने, तो वो रनर पावर डिवाइड बाई ये आउटपुट मिला हमें रनर पावर,
इनपुट क्या था कि हमने वाटर पावर एट द एंट्रेंस ऑफ टर्बाइन, यहाँ एंट्रेंस पे जो उसकी वाटर पावर है उसका रेशियो है। मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या है, अब ये रोटर तो घूमा, इस रोटर से एक शाफ्ट कनेक्टेड है, तो ये शाफ्ट कनेक्टेड है, तो इसके बीच में कुछ लॉसेस हो गए, तो हमें जो आउटपुट मिला शाफ्ट पावर, दिस इज द शाफ्ट पावर डिवाइड बाई रनर पावर और रोटर पावर जो जनरेट हुई थी पानी से, वो मैकेनिकल एफिशिएंसी है। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या है कि यहाँ से मान लो 100 यूनिट वाटर आया, बट कुछ लीकेज हो गया, इधर कुछ इधर गिर गया, यहाँ पे 50 या 80 यूनिट ही वाटर इस पर टकराया, तो जो एक्चुअल में स्ट्राइकिंग किया वो डिवाइड बाई एक्चुअल सप्लाइड वाटर, तो अगर 80 यूनिट टकराया डिवाइड बाई 100 तो 80% इसकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होगी। नेक्स्ट आता है फिर इसमें पेल्टन टरबाइन, ये पेल्टन टरबाइन, तो पेल्टन टरबाइन का आपको पता ही है कि इस व्हील के जैसी होती है, ऐसे ऐसे बकेट्स होते हैं, बकेट इस शेप के होते हैं, ये भी यहाँ पे बना रखा है बकेट का शेप, तो इसके फॉर्मूले आप याद रख सकते हो, वर्क डन पर सेकेंड, सेम वही है रो ए वी को यहाँ पे क्यों लिख दिया मैंने, यानी कि डिस्चार्ज है ना, तो रो इंटू क्यू इंटू VW1 प्लस VW2 इंटू यू क्या है जिससे वो ब्लेड मूव कर रही है, ये रोटेट कर रहा है, आपको भी बताया था कि इसको आप πdn/60 से कैलकुलेट कर सकते हैं। VW1 VW2 क्या है, VW1 को बोलते हैं फील्ड वेलोसिटी, फील्ड वेलोसिटी का मतलब है कि इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, जैसे कि ये एक्चुअल वेलोसिटी है V1, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ये वाला ये VW1, यहाँ पे V2, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिस वन, दिस इज V2, तो ये लिख सकते हैं आप इसमें। अब इसमें छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी आती है, जैसे जेट वेलोसिटी कितनी होगी 2GH, एच क्या है हेड, जितनी हाइट से ऊपर से पानी गिर रहा है, या 8th 9th 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो 2GH होगी, इंटू CV लिखाते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, ये थियोरेटिकल वेलोसिटी है 2GH, बट एक्चुअल में कितना होगा इंटू CV कर देते हैं। नेक्स्ट स्पीड रेशियो क्या है U डिवाइड बाई 2GH, U क्या है जिससे ब्लेड मूव कर रही है, यानी कि ये पेल्टन व्हील है, ये रोटेट कर रहा है, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी U πdn/60 से कैलकुलेट कर सकते हैं डिवाइड बाई 2GH। ऐसे ही जेट रेशियो एक आता है टर्म, जेट रेशियो, ये इसलिए ज़रूरत है क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी हमें इनमें से किसी एक की वैल्यू देगा, सपोज जेट रेशियो दिया, तो जेट रेशियो जो है वो क्या है डायामीटर ऑफ द व्हील, जो व्हील रोटेट कर रहा है उसका डायामीटर डिवाइड बाई जो जेट टकरा रहा है उसका डायामीटर, तो ये हमें कभी कभी गिवन होता है, एक वैल्यू गिवन है तो दूसरी कैलकुलेट करके हमें कहीं इधर उधर ज़रूरत पड़ती है, सपोज ये दिया है तो ये कैलकुलेट करके जेट डाया से जेट एरिया निकालेंगे, जेट एरिया से हम मास फ्लो रेट निकाल सकते हैं ρAV करके। एक फॉर्मूला है गेट में तो कभी आता नहीं है, लेकिन ESC वगैरह में कभी कभी आता है, टाइगन्स फॉर्मूला, इससे निकालते हैं कि इसमें पेल्टन व्हील में कितने बकेट्स होने चाहिए, नंबर ऑफ बकेट्स जेड है, तो ये सिंपली है जो M आपने यहाँ पे निकाला था जेट रेशियो M/2 + 15 कर दो, ये पेल्टन व्हील का। नेक्स्ट है फ्रांसिस टरबाइन में क्या है कि ये कोई ब्लेड है, ये इस पर इनलेट वेलोसिटी है V1 और ये एग्जिट वेलोसिटी V2, तो ये आपने पढ़ा ही होगा कि इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल बनाते हैं और ये यहाँ पे आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल बनाते हैं। तो मैंने इसमें एंगल इस तरीके से देखें कि जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है V1 वो बना रही है एंगल कितना अल्फा, किससे U1 डायरेक्शन से। U1 क्या होता है जो उसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन होती है, U क्या है कोई व्हील अगर रोटेट कर रहा है तो उसकी जो टेंजेंशियल डायरेक्शन होगी, ठीक है, तो ये एंगल α1। ऐसे ही V2 जो बना रहा है उस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से α2, हॉरिजॉन्टल का मेरा मतलब है यहाँ पे टेंजेंशियल डायरेक्शन से। अब ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, U1 और U2 क्या है कि एक ब्लेड मान लो यहाँ पे है, ये ब्लेड है सपोज यहाँ पे कोई, ये ब्लेड है ना, ये ब्लेड है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी U1 और यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी उसकी U2, तो ये U1 है ये U2 है। β1 β2 क्या है, हम ऐसा मानते हैं कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है, अब इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी जनरली क्या होता है डिफरेंस होता है किसका एब्सोल्यूट वेलोसिटी माइनस व्हील की जो वेलोसिटी, तो ये आप ट्रायंगल का रूल लगा के कहीं पे भी चेक कर सकते हो, जैसे ये है U1 प्लस VR1, ये किसके इक्वल आना चाहिए V1 के, ऐसे यहाँ पे देख सकते हो आप VR2 प्लस U2 ये किसके इक्वल है V2 के। तो β1 β2 क्या है, जो ब्लेड है ये ब्लेड है, इसकी जो टेंजेंशियल डायरेक्शन होती है जहाँ से वो एग्जिट कर रहे हैं, तो ये वो वाले एंगल होते हैं, है ना, ये जो एक्चुअल में हमें मूविंग ब्लेड में एग्जिट करते हुए फील होगा। ओके, इसकी रनर पावर का फॉर्मूला, अच्छा ये ट्रायंगल मैंने बनाए हैं उसके लिए जब ये α2 गया 90 से छोटा है,
अगर ये अल्फ़ा 2 90 से बड़ा होगा तो ये ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बन जाए, वो जो भी एंगल होगा उसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। फ्रांसिस टर्बाइन में ये क्या होता है कि अल्फ़ा 2 90 डिग्री हो जाता है, यानी कि जो एग्जिट वेलोसिटी आ रही है V2 वो बिल्कुल क्या होगी, वर्टिकल हो जाती है। वर्टिकल होने से क्या होगा कि ये जो कंपोनेंट है ये VW2 क्या है, इसका कंपोनेंट है, V2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विंड वेलोसिटी, ये आ जाएगा इसमें। वर्टिकल होगा तो ये VW2 क्या है, जीरो आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इसमें रनर पावर का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो वही है, रो AV मतलब क्यू, रो क्यू इंटू VW1U1 माइनस VW2U2। जनरली सब में माइनस ही रहता है, लेकिन वो जैसे बताया कि अगर ये अल्फ़ा 2 90 से ज़्यादा है तब यहाँ बीच में साइन प्लस का होता है, बाकी जनरली सब में होता है ये 90 से कम ही है तो माइनस ही आता है। दूसरी चीज़ हम बात कर रहे हैं फ्रांसिस टर्बाइन की, तो फ्रांसिस टर्बाइन में जो एग्जिट वेलोसिटी होती है V2 वो वर्टिकली होती है, यानी कि अल्फ़ा 2 क्या है 90 हो जाता है, अल्फ़ा 2 90 हो जाएगा। अल्फ़ा 2 90 होने से क्या होगा, VW2 बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, VW2 जीरो हो जाएगा, V2 कैसा हो जाएगा, वर्टिकल ऐसे। तो V2 किसके इक्वल हो जाएगा, VF2 के, V2 हो जाएगा VF2 के इक्वल। यानी कि VW2 जीरो होगा, ये जीरो हुआ तो कितना बचेगा, रो क्यू VW1U1। तो ये फ्रांसिस टर्बाइन की जो पावर है वो जो डेवलप हो रही है पानी टकराने से, रो डेंसिटी है, क्यों, डिस्चार्ज, जो डिस्चार्ज टर्बाइन में एंटर कर रहा है, VW1 उसकी विल वेलोसिटी, U1 उसकी रोटेटिंग वेलोसिटी से निकाल सकते हैं, πdn/60 जो उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है। जैसे पेल्टन टर्बाइन में थे ऐसे ही इसमें भी कुछ एक फॉर्मूले हैं, जैसे फ्लो रेशियो, स्पीड रेशियो, तो वो दोनों सेम ही है ना। फ्लो रेशियो है VF1। अच्छा एक चीज़ ध्यान देंगे कि टर्बाइन में ये VF फ्लो वेलोसिटी है, लेकिन कहाँ पे, 1 पॉइंट पे, 1 मतलब इनलेट पे। जब हम पंप की बात करते हैं तो पंप में ये VF2 होगा, यानी कि एग्जिट पॉइंट पे। तो अभी टर्बाइन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सारे रेशियो इनलेट पे आते हैं, VF1/2GH √2GH। स्पीड रेशियो U1/2GH, सेम उसी तरीके से जैसे हमने पेल्टन टर्बाइन में देखे थे। एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आती है डिग्री ऑफ रिएक्शन। तो डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या है कि जो किसी ब्लेड्स पे जब पानी मूव कर रहा है तो उसमें जो प्रेशर डिफरेंस आएगा 1 पॉइंट पे 2 पॉइंट पे, P1 माइनस P2, उसको डिवाइड बाई रो जी किया एक हेड के टर्म में लाने के लिए। तो प्रेशर का जो उसमें रिडक्शन आया वो डिवाइडेड बाई, ये एक तरीके से नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, जितनी पावर उसने प्रोड्यूस करी टर्बाइन ने, ये था ना यहाँ पे VW1U1 माइनस VW2U2, ये पावर थी। लेकिन इसको जब हेड के टर्म में लिखते हैं एनर्जी पर यूनिट वेट, तो वो इस तरीके से आता है VW1U1 माइनस VW2U2 डिवाइड सॉरी। तो ये रिडक्शन इन प्रेशर हेड डिवाइड बाई पावर डेवलप्ड बाई द टर्बाइन, ये होता है डिग्री ऑफ रिएक्शन। अगर ये हाफ आता है, मान लो हाफ आया, तो उसको बोलते हैं कि 50% उसकी डिग्री ऑफ रिएक्शन है। अच्छा ऐसे ही एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि डिस्चार्ज अगर इस टर्बाइन से निकालना है तो डिस्चार्ज कितना होगा, एरिया इंटू डिस्चार्ज कितना होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हम कौन सी लेते हैं इसमें, फ्लो वेलोसिटी। अगर इनलेट पॉइंट पे ले रहे हैं, मान लो टर्बाइन में यहाँ से एंटर कर रहा है पानी, यहाँ से जस्ट एंटर कर रहा है ये, तो यहाँ पे πd1 इंटू B1 क्या है कि जो ये पहिया है, जो व्हील है, इसकी यहाँ पे जो थिकनेस होगी वो B1 है, तो πd1 इंटू B1 वेलोसिटी VF। एग्जिट पे निकालेंगे तो सेम रहेगा, πd2 B2 VF2, डिस्चार्ज सेम रहेगा क्योंकि मास कंजर्व रहता है। नेक्स्ट आती है इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें, और ये इस पे क्वेश्चन लगभग हर साल ही आता है, ये जैसे यूनिट क्वांटिटीज़। तो यूनिट क्वांटिटीज़ में 3 है, यूनिट स्पीड, यूनिट डिस्चार्ज और यूनिट पावर। यूनिट स्पीड NU, डिस्चार्ज QU, यूनिट पावर PU से डिनोट करते हैं। होती क्या है ये, यूनिट स्पीड है N डिवाइड बाई √H। ये क्या है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, ये आपने पढ़ा ही होगा, मैं जस्ट फॉर्मूले आपको एक बार रिकैप करा रहा हूँ। यूनिट डिस्चार्ज है Q डिवाइड बाई √H। अच्छा जब पावर की बात आती है तो इन दोनों में नीचे √H है, लेकिन इसमें इसकी पावर आती है 3/2, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऐसी स्पेसिफिक स्पीड आती है। स्पेसिफिक स्पीड क्या है, अगर हम टर्बाइन की बात करेंगे तो स्पेसिफिक स्पीड NS ऑफ ए टर्बाइन इज N√P डिवाइड बाई H की पावर 5/4, ठीक है, क्योंकि टर्बाइन पावर प्रोड्यूस करती है तो उसमें P आता है। अगर वही मैं स्पेसिफिक स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप की बात करूँ तो वो इतनी होती है, N पंप मतलब सेंट्रीफ्यूगल पॉइंट, N√Q, क्योंकि पंप क्या टर्बाइन पावर प्रोड्यूस करती है, पंप क्या प्रोड्यूस करता है, डिस्चार्ज,
तो इसमें क्या n√q डिवाइड बाई h⁴, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आती है इसमें शेप नंबर। शेप नंबर क्या होता है, इसी स्पेसिफिक स्पीड को अगर आप नॉन डायमेंशनल टर्म्स में लिखेंगे तो वो सेम ही है, p डिवाइड बाई रो डेंसिटी कर दिया और h की जगह gh कर दिया, इसमें तो ये नॉन डायमेंशनल नंबर हो जाता है, इसको शेप नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं मॉडल लॉज। ये क्या होते हैं कि कोई मॉडल बनाते हैं और प्रोटोटाइप, दोनों के लिए ये बराबर आने चाहिए। कुछ कोफिशिएंट है जैसे फ्लो कोफिशिएंट, हेड कोफिशिएंट और पावर कोफिशिएंट। डिनोट करते हैं फ्लो कोफिशिएंट को CQ से, हेड कोफिशिएंट को CH से, पावर कोफिशिएंट को CP से। तो ये कोफिशिएंट, मान लो पावर कोफिशिएंट की बात कर रहा हूँ, तो ये सेम होना चाहिए मॉडल का और प्रोटोटाइप का, तो उसके एनालिसिस में ये यूज़ आता है। तो फॉर्मूलेस की गई है, CQ फ्लो कोफिशिएंट है Q डिवाइड बाई N इंटू DQ। हेड कोफिशिएंट के इसमें फ्लो कोफिशिएंट था, फ्लो था तो Q आया, डिस्चार्ज। हेड कोफिशिएंट है तो हेड आएगा H डिवाइड बाई n² इंटू D²। n क्या है उसकी रोटेशनल स्पीड, D क्या है उसका डायमीटर, और सॉरी पावर कोफिशिएंट क्या है, P डिवाइड बाई n³ इंटू D⁵। अच्छा, इसमें याद करने के लिए ऐसे देख सकते हो कि डिनोमिनेटर जो है, ऊपर तो जो भी कोफिशिएंट है, फ्लो का कोफिशिएंट है तो डिस्चार्ज आ गया, हेड का है तो हेड, पावर का है तो पावर। डिनोमिनेटर में इसमें n⁵ है, इसमें n² D² है, इसमें दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 1 2 n⁵3, 3 और 2 n⁵5 याद जाएगा। नेक्स्ट आता है थ्योरी ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब। ड्राफ्ट ट्यूब ऐसी कुछ होती है, टरबाइन के एंड में एग्जिट पे लगी हुई होती है, नीचे कुछ हिस्सा उसका पानी में डूबा हुआ होता है। इसकी एफिशिएंसी क्या होती है ड्राफ्ट ट्यूब की, कि यहाँ पे उसकी कुछ वेलोसिटी है v2 और एग्जिट में जो पानी में मिक्स हो जाएगी वो है v3। तो उससे जो हेड रिकवर करा, कितना हेड था ड्राफ्ट ट्यूब टरबाइन के एग्जिट पे और ड्राफ्ट ट्यूब के एंटरिंग पॉइंट पे, कितना हेड था v2²/2g। एग्जिट पे कितना है v3²/2g। तो वो जो डिफरेंस है वो हमने हेड रिकवर किया। तो ये, और अगर फ्रिक्शन है तो उसमें से कुछ कम हो गया, जो हमने रिकवर किया उससे थोड़ा सा कम, कितना ही है। तो ये हेड हमने रिकवर किया, ये मतलब हमें एक तरीके से फ़ायदा मिला कितने इनपुट के साथ, जब इनपुट पे कितना ऐड था v2²/2g। तो ये इसकी एफिशिएंसी होती है। अब इसको थोड़ा सा समझेंगे तो वैसे ही समझ में आ जाएगा। अच्छा, बर्नौली इक्वेशन अगर दूसरे और तीसरे पॉइंट के बीच लगाओ तो ऐसी कुछ होगी। ये मैंने इसलिए लगा के दिखाई क्योंकि एक चीज़ आती है नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये इसका फॉर्मूला क्या होता है कि ये जो हेड है यहाँ पे एग्जिट पे P/ρg प्लस v²/2g, इसका डिफरेंस किसके साथ, वेपर प्रेशर का जो हेड है, वेपर प्रेशर का हेड कितना है PV/ρg। अब इसको याद रखो, ये बहुत कन्फ्यूजिंग होता है लेकिन इतना याद रखो तो आपको काम चल जाएगा। आप देखो कि ये हेड इसका जो है एग्जिट पॉइंट पे P/ρg प्लस VE, एग्जिट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है v²/ρg, ये हेड माइनस वेपर प्रेशर का हेड। अब ये इसकी वैल्यू आप बर्नौली इक्वेशन से निकालो, याद करने की जरूरत नहीं, आपको अपने आप पता चल जाएगा क्या आती है। तो ये कुछ वैल्यू आती है, वो उसका नेट पॉजिटिव सेक्शन हेड है। अब एक थोमा जी ने कैविटेशन पैरामीटर दिया था सिग्मा। वो क्या था कि ये जो आपने अभी अभी नेट पॉजिटिव सक्शन हेड निकाला था, यहाँ पे नेट पॉजिटिव सक्शन हेड डिवाइड बाई हेड अवेलेबल, जो हम हेड जो पानी का मिल रहा है हमें टरबाइन पे आने से पहले, जो वर्टिकल हाइट है h, इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये आया, इसको आप देखेंगे PA इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर है डिवाइड बाई ρg। ये देखिए यहाँ पे आया था PA/ρg माइनस Z माइनस PV/ρg। HF फ्रिक्शन था, फ्रिक्शन को मान लो भी नेगलेक्ट कर दिया हमने। तो ये था PA/ρg एटमॉस्फेरिक प्रेशर है माइनस PV/ρg वेपर प्रेशर है, ये PA माइनस Z/H, ठीक है। अब ये थॉमस कैविटेशन पैरामीटर था, अब ये थॉमस क्रिटिकल कैविटेशन पैरामीटर सिग्मा C, ये क्या होता है, एटमॉस्फेरिक तो सेम रहेगा। ये कह रहा है कि जो एग्जिट प्रेशर है वो वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो ये वेपर प्रेशर जो है किसके इक्वल हो जाए, PE के। तो ये क्या हो जाता है, क्रिटिकल पैरामीटर। तो अगर यहाँ पे PE रखा तो ये क्रिटिकल पैरामीटर हो जाता है, बाकी सेम है। अब ये कह रहा है कि अगर कैविटेशन ना हो तो ये आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो कैविटेशन होने की कंडीशन यही है कि उसका प्रेशर वहाँ पे वेपर प्रेशर से ज़्यादा रहेगा तो नहीं होगा, वेपर प्रेशर से कम हुआ तो कैविटेशन हो गया, आपने कैविटेशन में पढ़ाई था। तो ये होना चाहिए, इससे आप कैलकुलेट करके कंपेयर करके देखोगे तो पता चलेगा आपको कि आपका जो थॉमस कैविटेशन पैरामीटर है वो क्रिटिकल से ज़्यादा होना चाहिए, आप याद रख सकते हो। लास्ट छोटा सा टॉपिक है सेंट्रीफ्यूगल पंप का। ये आपने देखा होगा कि हेड डिस्चार्ज का कर्व है, अगर रेडियल वेन है तो वो कॉन्स्टेंट रहता है, फॉरवर्ड कर्व वेन है तो ऐसे जैसे जैसे डिस्चार्ज बढ़ रहा है हेड उसका बढ़ता जाता है।
बैकवर्ड कर्व वेन है तो डिस्चार्ज बढ़ने के साथ ये कम होता है। ये ग्राफ आपने देखे ही होंगे, पावर का देखा होगा। डिस्चार्ज बढ़ने के साथ फॉरवर्ड कर्व वेन की पावर बढ़ती जाती है, रेडियल वेन की कांस्टेंट रेट से बढ़ती है, बैकवर्ड कर्व वेन की पावर धीरे धीरे कम रेट होती जाती है। खैर इस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। आप इसको देखेंगे कि इसमें ये माना जाता है सेंट्रीफ्यूगल पंप में कि जो एंटरिंग पॉइंट है VW1 = 0, उसमें व्हील कंपोनेंट 0 होते हैं, है ना, कोई शॉक नहीं होता और बहुत स्मूथ एंट्री होती है। आई सेंट्रल पॉइंट पे पंप आपने देखा ही होगा, यहाँ पे एंट्री होती है, तो VU1 उसका 0 है। तो इस वजह से जो इसकी यूलर्स इक्वेशन टरबाइन की थी तो सेम है, उस फ्रांसिस टरबाइन में VW2 0 हुआ था, इसमें VW1 0 है। तो बचा क्या, Q VW2 U2, ये इसका वर्क डन आता है। एक आता है मैनोमेट्रिक हेड, वो क्या है, सक्शन का जो हेड है, कितनी डेप्थ से वो सक्शन कर रहा है पंप, HS। डिस्चार्ज कितनी हाइट पे उसको डिस्चार्ज कर रहा है, सक्शन हेड, डिस्चार्ज हेड, फ्रिक्शन इन सक्शन हेड, फ्रिक्शन इन डिस्चार्ज हेड, प्लस डिस्चार्ज एंड पे जो वेलोसिटी इसकी होगी वो उसका हेड है, VD²/2G। इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हैं, ये आपको पता चल रहा होगा कि जो पावर आई उसको हेड रूप में लिख के पंप लॉस हटा देंगे। सेम वैसे ही जैसे रेशियो वहाँ पे टरबाइन में, स्पीड रेशियो, फ्लो रेशियो, उसमें इनलेट पे थे, मैंने तब भी बताया था U1 था, यहाँ पे पंप में U2 है। फ्लो रेशियो में उसमें VF1 था, इसमें VF2 है। ये आपको दूसरा ये कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा, सिंपल से सीरीज और पैरेलल में, कि जब सीरीज में होता है तो डिस्चार्ज सेम रहता है। सीरीज में है क्योंकि जितना इसमें से निकलेगा उतना ही तो दूसरे में जाएगा, तो डिस्चार्ज सेम रहता है। पैरेलल में डिस्चार्ज क्या है, ऐड हो जाते हैं। दो पंप हैं, इसका और इसका, डिस्चार्ज ऐड हो जाएगा। हेड इसके अपोजिट है, इसमें डिस्चार्ज सेम है तो हेड ऐड होता है, इसमें डिस्चार्ज ऐड हो रहा है तो हेड सेम रहता है, ये आपको पता ही है। ऐसे ही जैसे कैविटेशन टरबाइन में था, ऐसे ही पंप में होता है, उसकी ये भी सिंपल सी इक्वेशन है। उसी तरीके से बर्नौली इक्वेशन, उसमें टरबाइन के एग्जिट पे था, इसमें पंप के इनलेट पे है, बस इतना फर्क है, इसको आप ध्यान रखिए। वेलोसिटी उसमें एग्जिट पे था, इसमें इनलेट पे, बाकी ये तो एटमॉस्फेयर, वेपर प्रेशर, ये तो सब सेम ही है। ऐसे इसका ये थॉमस फैक्टर और थॉमस पैरामीटर आता है, इसमें भी सिग्मा शुड बी ग्रेटर देन सिग्मा C, कैविटेशन ना हो उसके लिए। ये क्रिटिकल पैरामीटर इसमें वही होता है, PA/E, उसमें एग्जिट था, इसमें P इनलेट पे आएगा, बाकी सब सेम है। और लास्ट फॉर्मूला रेसिप्रोकेटिंग पंप में अगर डबल एक्टिंग है तो उसका डिस्चार्ज जो होगा वो कितना होगा, ट्वाइस ऑफ A। एरिया क्या है, रेसिप्रोकेटिंग पंप है, उसमें जो पिस्टन काम कर रहा है उसका एरिया A, L स्ट्रोक लेंथ, वो जहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है, AL × N, जिस स्पीड से क्रैंक मूव कर रही है। ये आपको पता होगा कि रेसिप्रोकेटिंग पंप क्रैंक से कनेक्टेड होते हैं, क्रैंक रोटेट करती है, उसकी वजह से ये इनकी टू एंड फ्रो मोशन होती है, N/60, इसका डिस्चार्ज आ जाता है। और लास्ट है इसमें परसेंटेज ऑफ स्लिप। स्लिप क्या है कि हमने थ्योरेटिकल डिस्चार्ज निकाल लिया है यहाँ से, ये थ्योरेटिकल डिस्चार्ज है माइनस, लेकिन वो एक्चुअल के कभी बराबर नहीं होगा, तो थ्योरेटिकल और एक्चुअल का जो डिफरेंस है, थ्योरेटिकल माइनस एक्चुअल डिवाइड बाई थ्योरेटिकल × 100, ये स्लिप होता है। तो ये कुछ फॉर्मूलाज थे, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला थे फ्लूइड मशीन्स के, इनको देखा। बाकी इसके अलावा कुछ और फॉर्मूलाज हैं वो आप देख सकते हो। बाकी मुझे ये फॉर्मूला जो थे वो थोड़े इंपॉर्टेंट लगे और इनको इस वीडियो में कंक्लूड किया। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए आप सारे फॉर्मूलाज को। बाकी ऑल द बेस्ट सभी को एग्ज़ाम के लिए, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं मेरी। इनको कभी भी आप ट्रैवल करते हुए कहीं पे भी छोटी सी वीडियो है लेके आप कर सकते हैं। आई होप दिस विल हेल्प यू। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।